ग्लोबल हेडलाइंस और वेस्टर्न कमेंटेटर्स जब भी इंडो पैसिफिक की बात करते हैं तो न्यू दिल्ली पर एक ही प्रेशर बनाया जाता है। इंडिया को एक फॉर्मल नेटो स्टाइल मिलिट्री अलायंस ज्वाइन कर लेना चाहिए ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। सरफेस लेवल पर यह सिक्योरिटी गारंटी बहुत अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन रॉ मिलिट्री फैक्ट्स और कोल्ड ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स की दुनिया में न्यू दिल्ली का कैलकुलेशन बिल्कुल अलग है। हमारे डिफेंस प्लानर्स जानते हैं कि एक बाइंडिंग मिलिट्री ट्रीटी साइन करना कोई प्रोटेक्शन नहीं है, बल्कि एक सॉवरेन ट्रैप है जो इंडिया के अपने डिफेंस चॉइसेस पर किसी तीसरे देश का कंट्रोल खड़ा कर देगा। आज के इस वीडियो में हम इसी स्ट्रेटजी के पीछे छुपे असली कारणों को समझेंगे जिन्हें टीवी मीडिया अक्सर इग्नोर कर देता है। और आप इस पूरे डाटा को वेरीफाई करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्राइमरी सोर्सेज और डॉक्यूमेंट्स के पीडीएफ लिंक को देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट। अगर आप वर्ल्डस्क इंडिया पे ऐसी ही इन डेप्थ जियोपॉलिटिक्स की वीडियो पसंद करते हैं तो हमारे नए डेडिकेटेड चैनल ओसेंट इंडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वहाँ हम ग्लोबल इंटेलिजेंस, डिफेंस और ओपन सोर्स डेटा की और भी डीप केस स्टडीज़ को डिकोड करते हैं। ओसेंट इंडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो वापस आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पर। इंडिया फॉर्मल वेस्टर्न मिलिट्री अलायंस को एक सिक्योरिटी शील्ड के बदले एक सॉवरेन ट्रैप क्यों मानता है? इस सवाल का सबसे पहला और सबसे बड़ा जवाब किसी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट में नहीं, बल्कि हमारे मिलिट्री हार्डवेयर के नंबर में छुपा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के 2021 से 2025 के डेटा को अगर आप देखोगे तो पता चलेगा कि इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है, जो पूरे ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट का 8.2% शेयर होल्ड करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतने देशों से हथियार खरीदने के बाद भी रशिया आज भी इंडिया का सिंगल लार्जेस्ट मिलिट्री सप्लायर है। हमारे टोटल डिफेंस इंपोर्ट्स का लगभग 40% हिस्सा आज भी रशिया से आता है। हालांकि पहले के मुकाबले ये थोड़ा कम हुआ है। 2016 से 2020 में ये परसेंटेज 51% थी और उससे पहले 70% हुआ करती थी। लेकिन वेपन्स और इक्विपमेंट्स के मामले में आज भी हमारी सेना रशिया पर ही निर्भर है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी जियोपॉलिटिकल एंगल आता है, फ्रांस का। सिप्री डाटा कंफर्म करता है कि फ्रांस 29% शेयर के साथ इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर बन चुका है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि अगर रशिया पर निर्भरता खतरनाक है तो हम अमेरिका को छोड़कर पूरी तरह फ्रांस पर शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? इसका रीज़न बिल्कुल क्लियर है। फ्रांस टॉप टियर वेस्टर्न वेपन्स देता है, जैसे राफेल फाइटर्स और स्कॉर्पियन सबमरीन्स। हाँ, वो बात अलग है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ये भी नहीं देते, लेकिन वो अमेरिका की तरह हम पर शर्तें नहीं लगाते और ना ही हम पर कैट्सा जैसे सैंक्शंस लगाने की धमकी देते हैं। फ्रांस इफेक्टिवली हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर रिस्पेक्ट करता है। लेकिन रियलिटी यह है कि मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एक नए कॉन्ट्रैक्ट से नहीं, बल्कि मैसिव वॉल्यूम्स ऑफ वेपन से चलती है। ग्लोबल रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन फोर्सेस के पास इतने सारे पुराने रशियन हथियार हैं कि उन्हें पूरी तरह बदलने में कई साल लग जाएंगे। इंडियन आर्मी के मैकेनाइज्ड कॉलम्स को देखें तो 90% से ज़्यादा आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल्स रशियन या सोवियत डिज़ाइन के हैं, जिसमें T-72 M1 फ्लीट का शेयर्स लगभग 66% और T-90S का शेयर 30% है। और इनके साथ लगभग 3000 इंडिजिनाइज्ड BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स ऑपरेट हो रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स और नेवल एविएशन की बात करें तो लगभग 69% एक्टिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट रशियन डिज़ाइन के हैं। हमारे टोटल 667 प्लेन्स ग्राउंड अटैक और फाइटर फ्लीट में से 71% रशियन ओरिजिन का है, जिसमें सुखोई Su-30 MKI का शेयर अकेले 30% है। इवन इंडियन नेवी के फ्रंटलाइन सर्विस वॉरशिप और सबमरीन्स का 44% हिस्सा रशियन बिल्ट या लीज्ड है और इनमें से 65% एसेट्स पर रशियन मिसाइल और फायर कंट्रोल सिस्टम लगे हैं। आप इस मैसिव वॉल्यूम को रातों रात रिप्लेस नहीं कर सकते। इस डीकपलिंग की कीमत भी आम बजट से बाहर है। सोचे जरा कि सिर्फ अपने 258 सुकोई Su-30 MKI को डोमेस्टिक विरूपक्षा AESA रेडार्स और नए इलेक्ट्रॉनिक्स से अपग्रेड करने में ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लगभग 60,000 करोड़ खर्च करने पड़ेंगे। और इस फिजिकल डिपेंडेंसी का सीधा और सबसे खतरनाक असर अलायंस की इंटरऑपरेबिलिटी पर पड़ता है। किसी भी वेस्टर्न अलायंस में इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब सिर्फ एक भाषा बोलना नहीं है, बल्कि लिंक 16 जैसे टैक्टिकल डाटा नेटवर्क के जरिए एक रियल टाइम डिजिटल नर्वस सिस्टम क्रिएट करना है। रियल वर्ल्ड में ये ऐसे काम करता है कि अगर एक US F-35 किसी एनिमी को स्पॉट करता है तो लिंक 16 ऑटोमेटिकली बिना रेडियो पर बात किए
वो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट किसी फ्रेंच वॉरशिप या ब्रिटिश मिसाइल बैटरी को भेज देता है, लेकिन हमारा मिक्स्ड हार्डवेयर इस सिस्टम में फिट नहीं बैठता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक मॉडर्न एप्पल इकोसिस्टम को 2005 के विंडोज कंप्यूटर्स के साथ सिंक करने की कोशिश करना। अमेरिका और उसके साथी देश इस बात से डरते हैं कि अगर उन्होंने अपने एडवांस नेटवर्क को हमारे रशियन हथियारों के साथ जोड़ा तो उनका सीक्रेट डाटा लीक होकर मॉस्को तक पहुंच सकता है। ये कोई हवाई डर नहीं है। टर्की एक कोर नेटो मेंबर है, लेकिन जैसे ही उन्होंने रशियन S-400 खरीदा, यूएस ने उन्हें F-35 स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम से सीधा बाहर निकाल दिया। इंडिया ने उस समय ये सब काफी क्लोजली मॉनिटर किया था, लेकिन बात सिर्फ हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी की नहीं है। असली क्राइसिस इसी मेंटेनेंस पाइपलाइन को ऑपरेट करने में आती है, जिसे हमारा प्रोक्योरमेंट सिस्टम हैंडल करता है। ऑफिशियल CAG की रिपोर्ट ने Su-30 MKI फ्लीट के ऊपर एक बड़ा खुलासा किया था। IAF का इंटरनल ऑपरेशनल नॉर्म कहता है कि एयरक्राफ्ट फ्लीट की सर्विसेबिलिटी 75% होनी चाहिए, लेकिन CAG ने रिपोर्ट किया कि हमारी फ्रंटलाइन फ्लीट की सर्विसेबिलिटी सीवियरली डिप्रेस थी और ये 55% से 80% के बीच फ्लक्चुएट करती थी और एक पॉइंट पर तो ये 46% तक ड्रॉप हो गई थी। इसका मतलब ये था कि लगभग 40% से 45% फ्लीट हमेशा एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड स्टेटस पर रहती थी, यानी कॉम्बैट के लिए रेडी नहीं थी। इस लो अवेलेबिलिटी का सबसे बड़ा कल्प्रिट था रशियन ओरिजिन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर यानी OEM। OEM से क्रिटिकल स्पेयर पार्ट की सप्लाई में होने वाला डिले जो 6 महीने तक खिंच जाता था। इस मेंटेनेंस और कैपिटल क्राइसिस को तब और बड़ा झटका लगा जब यूक्रेन वॉर के बाद ग्लोबल सैंक्शंस एक्टिव हो गए। स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस यानी SCOD के सामने इंडियन नेवी और एयरफोर्स ने सरकार को बताया कि बैंक्स पर बैन लगने की वजह से रशिया के साथ पेमेंट रुक गई है और लगभग $2 बिलियन बैंक नेटवर्क्स में फंस गए हैं। इस बड़ी प्रॉब्लम से निपटने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने खास कमेटी बनाई। इन्होंने इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करके दूसरे देशों से स्पेयर पार्ट्स खरीदे और इंडिया में ही इन पार्ट्स को बनाने पर जोर दिया। करेंसी इम्बैलेंस से बचाने के लिए न्यू दिल्ली और मॉस्को ने रेलोज एग्रीमेंट एक्टिवेट कर दिया ताकि बार्टर मैकेनिज्म के जरिए मेंटेनेंस लूप्स को चालू रखा जा सके। पेमेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दोनों देशों ने ऐसे रास्ते निकाले जिसे बिना डॉलर्स के ही काम चलता रहे और हमारी सेना के हथियारों की मेंटेनेंस रुक ना पाए। तो क्या हम अपना पूरा डिफेंस बजट नए वेस्टर्न प्लेटफॉर्म पर लगाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारा बजट पहले से ही फंसा हुआ है। इसे आप सिंपल भाषा में EMI सिस्टम समझ लीजिए। हर साल सेना नए हथियारों के लिए जितना पैसा मांगती है और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट देती है उसमें 12% से लेकर 36% तक फर्क होता है। फिर जो बजट मिलता भी है उसका एक बड़ा हिस्सा पुराने हथियारों की किस्त यानी EMI भरने में चला जाता है जो हमने सालों पहले खरीदे थे। इसकी वजह से नए हथियार खरीदने के लिए बहुत कम पैसा बचता है। पिछले 10 सालों में हमारे टोटल बजट का सिर्फ 27% हिस्सा ही नए हथियार खरीदने के लिए बचा है। इस लिमिटेड बजट के ऊपर हमारा L1 बिडिंग सिस्टम एक और बड़ी रुकावट बन जाता था। इस सिस्टम के तहत मिलिट्री को लीगली सबसे सस्ता यानी लोवेस्ट बिडर चुनना पड़ता था, जो अक्सर डीले और प्रोजेक्ट फेलियर का कारण बनता था। यह सिस्टम इस बात को नहीं देखता था कि सस्ता सामान बार बार खराब होने पर लंबा खर्चा बनाता है। अब आप कहोगे कि नए डिफेंस एक्विजिशन प्रोसेस और IDDM कैटेगरी ने इस पुराने सिस्टम को बाईपास कर दिया है, और यह आर्ग्यूमेंट टेक्निकल लेवल पर बिल्कुल सही भी है, क्योंकि QCBS लाकर गवर्नमेंट ने क्वालिटी और लाइफ साइकिल कॉस्ट को वेटेज दी है। लेकिन आज भी ये नए रूल्स ज़्यादातर एडवांस और हाईटेक वेपन्स पर ही लगते हैं। हमारे आम हथियार खरीदने का सिस्टम आज भी पुराने डीलेस की वजह से काफ़ी स्लो चल रहा है। लेकिन इन सब इंटरनल वीकनेसेस और रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद इंडिया ने कम्प्लीटली आइसोलेट रहने के बजाय एक हाईली प्रैग्मेटिक ट्रांजैक्शनल पाथ चुना है। बिना कोई बाइंडिंग ट्रीटी साइन किए वेस्टर्न लॉजिस्टिक्स और इंटेलिजेंस का फायदा उठाना। इसके लिए हमने लेमोआ, कॉमकासा और बेका जैसे फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन किए हैं, लेकिन उनकी सारी शर्तें और पाबंदियां निकालकर। लेमोआ बेसिकली एक मिलिट्री क्रेडिट कार्ड की तरह काम करता है। जब 2020 में ईस्टर्न लद्दाख में टेंशन पीक पर थी, इंडिया ने लेमोआ का यूज करके US मिलिट्री रिजर्व से सीधा 11,000 सेट्स ऑफ एक्सटेंडेड कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम प्रोक्योर किए थे। हमें कोई 5 साल लंबा टेंडर पास नहीं करना पड़ा, बस अपना लॉजिस्टिकल क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया
और क्राइसिस में इक्विपमेंट्स लैंड हो गए। और इससे भी बड़ा ट्रांजैक्शनल विन था इंटेलिजेंस शेयरिंग। जब एलएसी पर पीएलए यानी चाइना के ट्रूप और आर्टिलरी बिल्डअप हो रहे थे, तब बेका और कॉमकासा के जरिए इंडिया ने रियल टाइम यूएस जियो स्पेशल सैटेलाइट डाटा और सिग्नल्स इंटेलिजेंस का मैसिव यूज किया। हमने हाई ग्रेड यूएस सैटेलाइट इंटेल एक्सट्रैक्ट किया। इंडिया ने इंटेलिजेंस शेयरिंग को पूरी तरह एक्सेप्ट किया, पर जॉइंट कमांड कंट्रोल को एक्सप्लिसिटली रिजेक्ट कर दिया। अब आते हैं इस पूरे मैट्रिक्स के सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्से पर, द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड और म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटीज। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका की ट्रीटी सिर्फ एक एरिया तक सीमित होती हैं, यानी अगर हम उनके साथ जुड़ेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पूरी दुनिया में जाकर अमेरिका के लिए लड़ना पड़ेगा। ये आर्ग्यूमेंट टेक्निकली वैलिड है, लेकिन अगर अमेरिका इंडो पैसिफिक तक सीमित कस्टमाइज्ड ट्रीटी भी ऑफर करे, तब भी इंडिया उसे रिजेक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि ट्रीटी चाहे कितनी भी लोकलाइज्ड हो, क्राइसिस के वक्त इंडिया की इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग को छीन लेती है। ये ट्रेड, इंटेलिजेंस और एनर्जी सिक्योरिटी पर एक बाइनरी चॉइस फोर्स करती है, जो न्यू दिल्ली की मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी को बिल्कुल मंजूर नहीं। यूएस और जापान दोनों मैरीटाइम पावर हैं, जिन्हें हजारों किलोमीटर का समंदर प्रोटेक्ट करना होता है। इंडिया अकेला एक ऐसा क्वाड मेंबर है जो चाइना के साथ लगभग 3,500 किलोमीटर का एक्टिव और वॉयलेट लैंड बॉर्डर शेयर करता है। एक मैरीटाइम फोकस्ड वेस्टर्न अलायंस हिमालयाज के हाई एल्टीट्यूड आर्टिलरी वॉर में हमारी मदद नहीं कर सकती, लेकिन यूएस अलायंस को फॉर्मली ज्वाइन करना बीजिंग को हमारे बॉर्डर्स पर प्रीएम्प्टिव एस्केलेशन करने के लिए जरूर प्रोवोक कर देगा। ये कोई आइडियोलॉजिकल डर नहीं है, ये प्योर मिलिट्री रियलिटी है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया मिलिट्री लेवल पर आइसोलेटेड है। हम बैलेंस मेंटेन करने के लिए इशू बेस्ड फंक्शनल कोऑपरेशन करते हैं, जैसे ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प में हम यूएस फोर्सेस के साथ को-लोकेटेड जॉइंट कंबाइंड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स ऑपरेट करते हैं। युद्ध अभ्यास में हमारे ब्रिगेड लेवल स्टाफ ने यूएस कमांड मॉड्यूल्स के अंदर बैठकर मल्टी डोमेन मूवमेंट्स की जॉइंट सिमुलेशन की है। अगर फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो हमारे हथियारों का एक्सपोर्ट 38,000 करोड़ के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। आज इंडिया में अमेरिका के बोइंग अपाचे हेलीकॉप्टर्स के पार्ट्स और एयरबस ट्रांसपोर्ट प्लेन्स बनाए जा रहे हैं। इंडिया वेस्टर्न देशों की फैक्ट्रीज और सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा बन रहा है, लेकिन बिना किसी पक्की ट्रीटी की हथकड़ी पहने। इस वीडियो में हमने जानबूझकर नए इंडिजिनस डिफेंस स्टार्टअप्स के कैपिटल फंडिंग राउंड्स और न्यूक्लियर कमांड कंट्रोल्स प्रोटोकॉल्स के डीप ऑपरेशनल मैकेनिक्स को कवर नहीं किया है, क्योंकि हमारा फोकस इस मैकेनिकल और स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन पर था कि वेस्टर्न अलायंस एक्चुअली काम कैसे करती है। इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कोई जिद नहीं है, बल्कि एक बहुत ही एक्सपेंसिव और कैलकुलेटेड चॉइस है, जहां हम एक डिसऑर्गेनाइज्ड लॉजिस्टिक्स मैट्रिक्स का मैसिव सॉवरेनिटी टैक्स बढ़ते हैं, ताकि हमारे वेपन्स की चाबी और हमारे जंग लड़ने का फैसला हमेशा सिर्फ हमारे हाथ में ही रहे। आपको क्या लगता है, क्या बदलती ग्लोबल पोलैरिटी में इंडिया इस रिजिड डिफेंस इंडिपेंडेंस को अगले 2 दशकों तक मेंटेन रख पाएगा? अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली डीप डाइव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।